हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। कैसे हैं? बढ़िया हैं सब लोग? मस्त हैं? स्वस्थ हैं? देखो, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल की क्लास का अगर हम रिवीजन करें तो कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था? ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना से लगा करके हमने मेरे ख्याल से पांचवी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ाई कर लेती। ठीक है, चलिए। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, हो गई है कल की क्लास अपलोड? अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, आज पंचवर्षीय योजना का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आ गई? आज पंचवर्षीय योजना का सेकंड पार्ट है। आइए जरा चर्चा करते हैं और क्या क्या खास खास बातें। कल हमने ये बातें करी थी कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है उसका निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में संसद में पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही थी। और अंतिम स्वरूप इसको कौन देता है? तो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको अंतिम स्वरूप देता है। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, आ गई बात? समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, कोई बात नहीं। आइए जरा अब हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसकी शुरुआत कब की गई थी? यूएसएसआर में की गई थी। ये मैंने कल पढ़ाया था, मतलब लास्ट क्लास में। अगर लास्ट क्लास अपलोड नहीं होगी तो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट क्लास अगर नहीं होगी कल की तो मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, शाम को 7 बजे की कल की लास्ट क्लास को मैं अपलोड करवा दूंगा। पहला पंचवर्षीय योजना हमने उसमें पहला पार्ट पढ़ा था। फिर मैंने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही थी। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना इसका उद्देश्य था। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मैंने बताया था जैसे कि कृषि का विकास करना, सिंचाई का विकास करना, विज्ञान का विकास करना, उद्योग, सड़क आदि का विकास करना इसका उद्देश्य था। इसमें औसत वृद्धि लक्ष्य जो है वो 2.1% रखा गया था। किसमें? तो याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसमें जो प्राप्ति दर है वो 3.6% थी। लगभग लगभग हमने हमारे टारगेट से 1.5% ज्यादा प्राप्त किया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ बांध जो थे उनका निर्माण किया था। ठीक है, बांध का निर्माण, बांध का मतलब होता है डैम, डैम का निर्माण किया था। ठीक है, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? मॉडर्न टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से उन्हें संबोधित किया था। ठीक है, और इसमें जो प्रायोरिटी थी वो कृषि एवं सिंचाई थी। मैंने बताया था कि इसमें कुछ बांध बनाए गए थे अलग अलग नदियों के ऊपर। वो कौन कौन से बांध थे जरा वो भी आप लोग यहां पर देख लेंगे। सुनिए, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर था। व्यास प्रोजेक्ट व्यास नदी पर था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर पर था और हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर था। इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कल ये भी पढ़ा था कि सीडीपी प्रोग्राम की हमने इसमें शुरुआत की थी। सीडीपी बोले तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हमने 2 अक्टूबर 1952 को की थी। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। ये कल की क्लास में हुआ था। अगर कल गलत क्लास अपलोड हो गई होगी या गलत क्लास जो है वो मतलब एप्लीकेशन में कुछ एरर की वजह से अगर इधर उधर हो गई होगी तो चिंता मत करिए, मैं उसको सही से अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, कल की क्लास अगर गलत अपलोड हो गई होगी या गलत लाइव हो गई होगी तो मैं उसको सही करवा दूंगा, चिंता मत करना। कल हमने पंचवर्षीय योजना का पहला पार्ट पढ़ा था, आज उसका दूसरा पार्ट है ना। मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो मैंने कल पढ़ाई थी, है ना। अगर एप्लीकेशन में त्रुटि की वजह से क्लास अगर गलत शेड्यूल हो गई हो या इधर उधर हो गई हो तो चिंता मत करिएगा, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, है ना। मैं आपको यही बता रहा हूं कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, मैं उससे आगे आज पढ़ाऊंगा और इस पीडीएफ को भी उसमें शामिल करूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, वो मेरी जवाबदारी है। फिर मैंने बताया था कि 5 आईआईटी की स्थापना इस पहली पंचवर्षीय योजना में की थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में भी हमने इसी पंचवर्षीय योजना में किया था। ठीक है,
इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ठीक है। अच्छा, इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मुख्य फोकस था वो किस पर था? तो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर था। हिंदी में बोलते हैं बुनियादी एवं भारी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना या इसको बढ़ावा देना, इनकरेज करना। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, ये भी आपको याद रखना है। मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। ये जो 5 ईयर प्लान थी दूसरी वाली, इसको ये जो थी सेकंड वाली, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पर बेस्ड थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक नीति 1956 पर आधारित थी। ये भी आपको याद रखना है कि ये औद्योगिक नीति 1956 पर आधारित थी। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने जो टारगेट बनाया था वो कितना बनाया था? तो 4.5% का प्राप्त करने का हमने टारगेट बनाया था, पर संयोग से हम इतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। 4.3% या किसी किसी किताब में 4.2% लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4.27 है ऐसे तो, पर 4.3 भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, एप्लीकेशन में त्रुटि होने के कारण हो सकता है कि एमपी की क्लास आपके इसमें शो हो रही हो। ठीक है, हो सकता है हो रही हो। अगर वो हो रही होगी तो मैं उसको हटवा के और कल जो मैंने पढ़ाया था पहला पार्ट उसको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, समझदार बनो। ठीक है, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा। फिर से सुनो एक बार सभी लोग, कल अगर शेड्यूल गलत हो गई होगी क्लास, जैसे कि कल आप बता रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार में पढ़ा रहा था, एमपी की क्लास थी, वो एमपी की क्लास अगर गलती से इधर अपलोड हो गई होगी या गलती से अगर कुछ हो गया होगा एप्लीकेशन की त्रुटि के कारण, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पहले वाली क्लास जो कि पंचवर्षीय योजना थी उसको अपलोड करवा दूंगा। आई बात समझ में? ओके, आज मैं पंचवर्षीय योजना का दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं और इसीलिए थोड़ा इसका रिवीजन करा रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे देश में विभिन्न देशों के सहयोग से हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। जैसे एक ट्रिक है हमारे पास में, भीरू राज दुबे। इसमें मैंने बताया था भी का मतलब होता है भिलाई, है ना, रू का मतलब होता है रूस। तो भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी। भी से भिलाई, और भिलाई कहां पर पड़ता है? तो भिलाई पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखना है, भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और रूस से क्या होता है? रूस से रूस होता है, रूस का मतलब है सोवियत संघ रूस। ठीक है, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से हमने भिलाई में, ठीक है, भिलाई में हमने स्थापना की थी। राउरकेला, देखो राज से क्या देखना है? रा से राउरकेला आपको याद रखना है, और ज से आपको याद रखना है जर्मनी। तो याद रखना, राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। किसका सहयोग था? तो जर्मनी का सहयोग था। तो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। राउरकेला कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त? उड़ीसा में, उड़ीसा में। जैसे भिलाई कहां पर पड़ता है? तो भिलाई पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, वैसे ही राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। फिर दुबे से याद रखना, दू से क्या होता है? दुर्गापुर। दुर्गा पूजा कहां पर की जाती है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में की जाती है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बे से क्या याद रखेंगे? बे से ब्रिटेन याद रखेंगे। तो इसमें ब्रिटेन का सहयोग था। किसका सहयोग था मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रिटेन का सहयोग। तो ब्रिटेन, ब्रिटेन को हम लोग यूके के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम आप इसे कहते हैं। इसके सहयोग से हमने दुर्गापुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें। किसकी बात हम कर रहे हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या विशेषता है या क्या बातें हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? गॉडगिल मॉडल। क्या याद रखेंगे? गॉडगिल मॉडल।
तो गॉडगिल मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। समय अवधि जरूर याद रखना, 1961 से लगा करके 66 तक, और गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने किस पर ध्यान दिया था, फोकस किस पर था हमारा? तो याद रखना हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर था। फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया है, सेकंड में हमने इंडस्ट्री पर ध्यान दिया है, और थर्ड में हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर फोकस किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर हमने फोकस किया है। ठीक है। अरे विकास मेरे प्यारे भाई डॉन, इधर मैं बोल तो रहा हूं कि ये मैंने कल पढ़ाया था, रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों का, है ना। इसमें औसत लक्ष्य कितना था, टारगेट कितना हमने बनाया था? तो 5.6% का हमने टारगेट बनाया था। और हमने प्राप्ति कितनी करी थी इसमें, वास्तविक प्राप्ति? तो याद रखना है हमने रियल एक्चुअल जो डेवलपमेंट रेट है या ग्रोथ रेट है वो 2.8% की हमने इसमें प्राप्त की थी। ठीक है, ये योजना असफल थी। क्यों थी असफल, अनसक्सेसफुल क्यों रही है? क्योंकि भारत और चाइना का युद्ध हो गया था 1962 में, तो हमारा मैक्सिमम पैसा जो है वो उसके अंदर चला गया था। भाई युद्ध होता है तो युद्ध कोई छोटी बात तो नहीं होती है। ठीक है, युद्ध कोई छोटी बात तो नहीं होती है। तो ये युद्ध हो गया था जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम पैसा इसके अंदर गया था। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बतौर प्रधानमंत्री उनकी डेथ हो गई थी 1964 में। ठीक है। फिर तीसरा मेरे साथियों, बंगाल में सूखा पड़ गया था। ठीक है, बंगाल में सूखे की समस्या हो गई थी। और चौथा, भारत और पाकिस्तान का भी इसमें युद्ध हुआ था 1965 में। इसलिए मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यह योजना असफल रही। ऐसा नहीं है कि चौथी तीसरी पंचवर्षीय योजना में असफल रही तो कोई काम नहीं हुआ, नहीं, कई सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की है। एक बार फिर से सुनो सब लोग, बार बार एक ही कमेंट आ रहा है। अगर कल एमपी की इतिहास वाली गुर्जर प्रतिहार वाली क्लास आपके इधर चल रही होगी तो वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, एप्लीकेशन की त्रुटि के कारण हो गया होगा। मैं आपको कल पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा रहा था, हो सकता है इस एप्लीकेशन इंटरफेस के कारण वो कुछ दिक्कत हो या क्लास गलत शेड्यूल हो गई हो, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। मैं आपकी कल का जो पहला पार्ट था पंचवर्षीय योजना का वो मैं कल आपको अपलोड करवा दूंगा, मतलब आज अभी अपलोड करवा दूंगा इस क्लास के बाद में। ये दूसरा पार्ट है। कल मैंने जो पढ़ाया था वो सारा मैंने रिवीजन आपको करवा रहा हूं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब बार बार मत पागल जैसी बातें करो मेरे प्यारे भाई बहनों, समझो तो सही। मैं कह रहा हूं कि वो पार्ट में अपलोड करवा दूंगा, है ना, करवा दूंगा मेरे दोस्तों, करवा दूंगा, है ना। देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कई सारी उपलब्धियां हमने इसमें हासिल की थी, और कौन कौन सी उपलब्धियां थी वो भी जरा देख लो। सबसे पहली बात, 1964 में हमने आईडीबीआई बैंक की स्थापना की थी। मैं आपको बैंक पढ़ा चुका था, आपको याद रखना है। आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। कल मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, मतलब मैंने आपको बैंकिंग में भी बताया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। 1964 में हमने बोकारो में, बोकारो कहां पर पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है, याद रखना है। तो बोकारो झारखंड में पड़ता है, यहां पर हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। ठीक है प्यारे दोस्त, तो बोकारो में हमने क्या किया था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हमने बोकारो में रूस के सहयोग से की थी। ये भी याद रखना, किसका सहयोग था? तो रूस का सहयोग था। रूस, रूस का मतलब वो यूएसएसआर, यूएसएसआर, इसके सहयोग से हमने बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। इसी में हमने एपीसी यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। कृषि कीमत आयोग, कृषि कीमत आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना हमने 1964 में इसी 5 ईयर प्लान में हमने की थी, जो वर्तमान में क्या है? तो याद रखना, वर्तमान में करंटली इस संस्थान का नाम क्या है? तो वर्तमान में जो सीएसीपी नाम की संस्था है, सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना हमने 1965 में की थी, 1965 में की थी। ठीक है, 1965 में हमने इसकी स्थापना की थी, है ना। लिखा मैंने है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, आप इसे कहते हैं। ठीक है भाई। फिर इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो क्या जवाब दोगे आप? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 ईयर प्लान थी ना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था मेरे साथियों, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, अवसर, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ावा देना एक ही बात है। असमानता में कमी लाना, तो इनइक्विलिटीज, इनइक्विलिटीज को कम करना, है ना, इनइक्विलिटीज में कमी करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो रोजगार को बढ़ावा देना और असमानता को कम करना, ये इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में युद्धों के कारण हम अगली 5 ईयर प्लान नहीं बना पाए, इसकी जगह हमने क्या बनाया? वार्षिक योजना बनाई। वार्षिक योजना, वार्षिक योजना आप इसे कह दो, एनुअल प्लान आप इसे कह देते हैं, है ना। वार्षिक योजना बोल दो, एनुअल प्लान बोल दो, या इसी को हम जीरो प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसकी अवधि थी 1966 से 69 तक। 3 सालों के लिए हमने योजना अवकाश, जीरो प्लान या प्लान हॉलिडे अपनाया था। इसको प्लान हॉलिडे भी बोलते हैं। तो देखो लिखा भी है कि इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लान हॉलिडे हम किसको बोलते हैं? एनुअल प्लान को ही हम प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लान हॉलिडे के नाम से हम इसे जानते हैं। तो प्लान हॉलिडे के नाम से ही हम एनुअल प्लान को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ओके, चलिए, इस 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या किया? एक एक वर्ष की हमने योजना बनाई, 3 साल के लिए एक एक वर्ष की योजना बनाई। हमारी टोटल अवधि थी 1969 66 से 69 तक। तो सबसे पहले हमने 1966 से 69 तक प्लान बना लिया। फिर 1967 से 68 तक हमने प्लान बनाया। फिर 1968 से हमने 69 तक इसमें प्लान बनाया। आई बात समझ में? मैंने जो कहा वो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी, इसमें हमें असफलता मिली थी। कई सारे युद्ध हुए थे, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चाइना का युद्ध, बतौर प्रधानमंत्री जी का निधन हो जाना। ठीक है, इस वजह से हम चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं अपना पाए, उसकी जगह हमने एनुअल प्लान को अपनाया। ठीक है प्यारे भाई, अब बारी आती है चौथी पंचवर्षीय योजना की। फोर्थ 5 ईयर प्लान, इसकी अवधि है 1969 से लगा करके 1974 तक। ठीक है, ये जो योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका जो मेन फोकस था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, है ना, सेल्फ रिलायंट के नाम से जानते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करना। जो फॉरेन डिपेंडेंसी है हमारी, उसको हमें कम करना है। निशु कुमारी का भी एक सवाल है, हे भगवान, हिस्ट्री पढ़ा है, पढ़े हैं सब, कितना मैसेज की थी, हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स की जगह? मेरी प्यारी बहन, इसका जवाब मैं दे चुका हूं, मैं अब थक गया हूं बार बार बोलते बोलते। एप्लीकेशन की त्रुटि के कारण ऐसा हो गया होगा, पहला पार्ट में अपलोड करवा दूंगा। रे प्रभु मालिक, सुन तो लो, है ना। कैसे हो बच्चों, तो लो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ काहे नहीं रहे हो, है ना। ठीक है, हे प्रभु। तो मैंने बताया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसका मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने का मतलब है विदेशी निर्भरता को कम करना। विदेशी निर्भरता को कम करना, 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 है ना। मतलब हमारी जो निर्भरता है विदेशों पर, उसको क्या करना? कम करना, है ना। हमारी निर्भरता को क्या करना? कम करना। विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करना, हमारे देश के अंदर ही चीजों का उत्पादन करना। ठीक है, हमारे देश के अंदर ही
उत्पादन करना चीजों का, ठीक है। बढ़े आगे। दूसरा मेरे साथियों, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, है ना। तो इसको लिखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से फार्मूले पर आधारित थी, तो याद रखना ये गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। कौन से फार्मूले पर आधारित थी? गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। सवाल आते हैं कि बताइए गॉडगिल फार्मूले पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो गॉडगिल फार्मूले पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और गॉडगिल मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखना मेरे दोस्त, गॉडगिल मॉडल पर तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है। आ गई बात समझ में? सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसको और आसान भाषा में कहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरों देशों पर उसको कम करना, हमारे देश के अंदर ही चीजों का उत्पादन करना, ठीक है। ओके, आई बात समझ में आप लोगों को? ये मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को यहां पर। ओके, बढ़े आगे, चलिए, ठीक है ना। आइए अगली बात करते हैं। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल को अपनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल पर आधारित है? तो याद रखना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित है। अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित है, ठीक है प्यारे भाई। इसमें टारगेट कितना था? तो याद रखना इस पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट बनाया था हमने वो 5.7% का बनाया था। कितना बनाया था? 5.7% का हमने इसमें बनाया था। इसमें प्राप्ति कितनी हमने प्राप्त की थी? प्राप्ति कितनी थी? तो 3.3% की हमने इसमें प्राप्ति की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 3.3%। अच्छा, क्या क्या उपलब्धियां हमने इसमें हासिल की थी? अचीवमेंट्स क्या क्या हमने इसमें हासिल किया था मेरे प्यारे भाई? तो इसके अंदर अगर उपलब्धियों की हम बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हमने इसमें किया था। क्या किया था? नेशनलाइजेशन, है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने इसमें किया था मेरे प्यारे भाई। कब किया था? बैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने बताया था 19 जुलाई 1969 को हमने ये नेशनलाइजेशन किया था। फिर इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप इसे बोलते हैं, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना बेंगलुरु में हमने 15 अगस्त 1969 को की थी, जो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखना है 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का इसमें युद्ध हुआ था, तो इंडो पाक वॉर भी इसके अंदर हुआ था। क्या बोलते हैं? इंडो पाक वॉर। इंडो का मतलब इंडिया है, पाक का मतलब पाकिस्तान है, और वॉर का मतलब युद्ध होता है। तो इंडो पाक वॉर 1971 में इसके अंदर हुआ था केशव, ठीक है केशव भाई। फिर हम बात करते हैं स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा एक कोडवर्ड का नाम है, याद रखना। स्माइलिंग बुद्धा जो था एक कोडवर्ड था। इसका संबंध किससे है स्माइलिंग बुद्धा का? तो याद रखना ये परमाणु परीक्षण से है। एटॉमिक जो रिसर्च हुई थी ना उससे संबंधित है ये। 1974 में पोखरण में ये रिसर्च की गई थी। केशव भाई हर बात अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं, है ना। तारापुर को तारापुर ही बोलते हैं। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। यहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, क्या बोलते हैं इसे? एटॉमिक एनर्जी सेंटर, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, एटॉमिक एनर्जी सेंटर की स्थापना इसके अंदर की गई है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी सेंटर तारापुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है। फिर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को इसमें अपनाया था। सूखा का मतलब है ड्रोट। तो जहां पर मेरे साथियों सूखे की समस्या है, उस सूखे की समस्या को कम करने के लिए हमने वहां पर सिंचाई गतिविधियों को, इरिगेशन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक स्कीम चलाई थी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, है ना। इसको अंग्रेजी में भी यही कहा जाता है, ठीक है प्यारे भाई। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी।
फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1974 से 78 तक। मैं आपको बताता हूं, ये एकमात्र ऐसी योजना थी जो केवल 4 वर्षों की योजना थी, है ना। तो ओनली 4 ईयर प्लान थी, ठीक है। हम लिख लेंगे यहां पर एकमात्र 5 ईयर प्लान, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्षों की थी, जो 4 वर्षों की थी, है ना, 4 वर्षों की। तो केवल केवल 4 वर्षों की ये योजना थी, है ना, 1974 से लगा करके 78 तक। अच्छा, इसको 1 साल पहले ही किसने रोक दिया था? तो जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, उसने 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। आ गई बात समझ में? मच्छर बहुत हो गए भाई। 1 साल पहले इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। चलिए अगली बात, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मॉडल इसमें अपनाया गया था, तो इस 5th 5 ईयर प्लान में जो मॉडल था उसका नाम था डीपी धर मॉडल। याद रखना है, भूलना नहीं है। कौन सा मॉडल था मेरे प्यारे भाई? डीपी धर मॉडल था, डीपी धर मॉडल। तो डीपी धर मॉडल जो है, ठीक है, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में थे। डीपी धर मॉडल पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, ठीक है। या यूं कहें कि जो डीपी धर मॉडल था उसका उपयोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया, ठीक है। धनंजय प्रकाश इनका नाम था, डीपी धर, धनंजय प्रकाश, ठीक है। पर आप तो डीपी धर ही याद रखो। फिर मेरे साथियों, ये जो योजना थी 5th 5 ईयर प्लान, इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? उद्देश्य। तो इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, और गरीबी उन्मूलन को हम बोलते हैं पुअर्टी को कम करना। गरीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुअर्टी को कम करना। रोजगार को बढ़ावा देना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना? कम करना। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्त? तो ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। रोजगार को बढ़ावा देना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और पुअर्टी को कम करना, ये किसका फोकस था? 5th 5 ईयर प्लान का फोकस था, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी जो है उस समय प्रधानमंत्री थी, याद रखना। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नारे का मतलब है स्लोगन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोगन कौन सा दिया था इनके द्वारा, तो गरीबी हटाओ, है ना। इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी पंचवर्षीय योजना में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरआरबी की स्थापना भी की गई थी, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम लोग बोलते हैं रूरल रीजनल बैंक, सॉरी रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप इसे बोलते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। ओके ओके, आई बात समझ में? ये ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए आरआरबी को स्टैब्लिश किया था, मैं कहना यह चाहता हूं। किसको स्टैब्लिश किया था? आरआरबी को स्टैब्लिश किया था। इस 5 ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान में जो हमने लक्ष्य रखा था, टारगेट बनाया था, वो कितना बनाया था? तो 4.4% का ग्रोथ का हमने टारगेट बनाया था। हमने कितनी प्राप्ति करी इसके अंदर? तो 4.8% की हमने इसके अंदर प्राप्ति की थी। कितनी की थी? 4.8% की हमने इसके अंदर प्राप्ति की थी। ये बात आपको याद रखना है ना। बहुत सारे मच्छर मर गए आज तो, ठीक है। ऑल आउट चला दिया हमने, क्या करे बताओ, मच्छर ही इतने हैं। मतलब लाशें बिछा दूंगा, वैसे ही लाशें बिछी हुई है नीचे, है ना। गुड, ऑल आउट, वेल डन। लाशें बिछ गई आज, ठीक है। कल भी बिछी थी ये लाशें, कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसी लाशें मुझे बिछाने का शौक है। बढ़े आगे। अब याद रखना, इसमें हमने कुछ प्रोग्राम की शुरुआत की थी। जैसे एक था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम,
MNP बोलते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत ऐसे 1974 में ही हमने कर दी थी। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को मिनिमम नीड प्रोग्राम बोलते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम के नाम से आप इसे जानते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम के नाम से आप इसे जानते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब ये प्रोग्राम क्या था, जो भारत के लोग थे, भारत की जो जनता थी, उनको कम से कम उतना तो उतना तो दो जिससे वो अपने जीवन चला सके, न्यूनतम आवश्यकता, कम से कम उतनी चीजें तो दो, उतना तो खाद्य पदार्थ दो, उतना तो खाने की चीज दो जितने वो जीवित रह सके। तो इसलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अपनाया गया था इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है प्यारे भाई। दूसरी बात, काम के बदले अनाज योजना, ठीक है, भी हमने इसी में शुरू किया था। भाई जो नागरिक यहाँ के काम कर रहे हैं, मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, उनको कम से कम अनाज तो दो ताकि वो अपना पेट भर सके। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात आपको यहां पर याद रखना है। इसके अलावा हमने 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 फार्मूला प्रोग्राम भी इसमें ही शुरू किया था। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 20 फार्मूला प्रोग्राम में क्या क्या था? हमने 20 सूत्र बनाए थे, हमने 20 फार्मूला बनाया था। जैसे एक फार्मूला था गरीबी को कम करना, गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी, तो एक फार्मूला था कि हमें पुअर्टी को कम करना है। ठीक है, फिर दूसरा फार्मूला था हमने लिटरेसी रेट को बढ़ावा देना है, साक्षरता को बढ़ावा देना है, तो लिटरेसी को बढ़ावा देना है। तीसरा फार्मूला था हमें रोजगार को बढ़ावा देना है, रोजगार का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, 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 एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। फिर चौथा था मेरे साथियों कि हमें एजुकेशन, हो गया ठीक है, हमें बेरोजगारी को कम करना है, बेरोजगारी को कम करना है, तो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। फिर पांचवा लिखेंगे हमें रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये अगला हो गया। ऐसे अलग अलग कुल मिलाकर के 20 ऐसे फार्मूलास थे जिसको ध्यान में रखते हुए हमें देश का विकास करना था। ठीक है प्यारे भाई, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त और अगली बात करते हैं। अगला था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का मतलब होता है अनवरत योजना। रोलिंग प्लान को अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। और इसका जो अवधि थी, इसकी जो टेन्योर था वो 1978 से लगा करके 1980 तक था। ये केवल और केवल 2 सालों के लिए अपनाई गई थी रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अगर ऐसा सवाल आए तो क्या कहेंगे? तो याद रखना है, रोलिंग प्लान जो है ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था गुन्नार मिर्डल ने। किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट? गुन्नार मिर्डल ने दिया था। ठीक है, गुन्नार मिर्डल की बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा, इनकी किताब का नाम है, एशियन ड्रामा इनकी किताब का नाम है। तो एशियन ड्रामा में इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था। ठीक है भाई, तो रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसमें दिया था? कॉन्सेप्ट, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, या प्रतिपादन भी शब्द आता है, तो गुन्नार मिर्डल ने दिया था, है ना। कौन सी बुक में दिया था? तो गुन्नार मिर्डल की एक बुक है और उस बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। याद रखना, इस बुक का नाम ही है एशियन ड्रामा, इस बुक का नाम ही है एशियन ड्रामा। मैं क्या कह रहा हूं? इस किताब का नाम ही है एशियन ड्रामा। उस किताब में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और ये होता क्या है? क्या होता है ये रोलिंग प्लान? क्या होता है? तो रोलिंग प्लान का मतलब है जो पुरानी योजनाएं हैं जो सरकार ने पहले शुरू कर दी थी, उन योजनाओं को वापस से नए सिरे से लागू करके देश का विकास करना था। ठीक है, तो पुरानी योजनाओं को ही घुमा फिरा करके नए तरीके से उसको लागू करना है ताकि देश में उसका विकास हो सके, देश के विकास को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका टारगेट था। ठीक है, भारत में इसको किसने लागू किया? तो सवाल पूछा जाता है कि भारत में इसको किसने लागू किया? तो भारत में इसे प्रोफेसर डीटी लकड़वाला के द्वारा लागू किया गया था। भारत में इसे प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने लागू किया था। किसने लागू किया था? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, ये याद रखना है। अब अगली पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, वो है 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान। तो 6th 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो किस पर था?
इसका जोर, जोर का मतलब होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं हम इसे, है ना। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब है पुअर्टी को एलिमिनेट करना, इलिमिनेट बोलते हैं। इलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, लेकिन गरीबी कभी समाप्त हो नहीं सकती। गरीबी को कम किया जा सकता है ना। हमारे देश के अंदर गरीबी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, खाली उसे कम किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि गरीब जनता को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पैकेज, सब्सिडी, है ना, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो गरीब रहे, इसलिए गरीबी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अब याद रखना, इसमें जो टारगेट हमने बनाया था वो कितना था? 5.2% का इसमें हमने टारगेट बनाया था। 5.2% का हमने इसमें टारगेट बनाया था, और इसमें जो ग्रोथ हमने हासिल की थी वो 5.7% की ग्रोथ हासिल की थी। तो 5.7% की ग्रोथ हमने 6th 5 ईयर प्लान में हासिल की थी। 6th 5 ईयर प्लान में ही हमने नाबार्ड की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मैं नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर बता देता हूं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आ गई बात समझ में? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक आप इसे बोलते हैं, आयात एवं निर्यात बैंक। बैंक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं, एक्सिम बैंक। इस एक्सिम बैंक की स्थापना भी 1982 में की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? मुंबई में। ये हमने इसी छठवीं पंचवर्षीय योजना में किया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6th बैंक का हमने नेशनलाइजेशन इसमें किया था। कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था? 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, ठीक है। 6 बैंकों का हमने नेशनलाइजेशन किया था, ये मैं आपको यहां पर कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, कब किया था? 1980 में। तिथि भी बताऊं? 15 अप्रैल को, ठीक है। NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत भी हमने किसमें की थी? तो याद रखना है, इसी छठवीं पंचवर्षीय योजना में की थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने इसकी शुरुआत की थी। IRDP कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं आप इसे। IRDP, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप इसे बोलते हैं। इसकी शुरुआत भी हमने छठवीं में ही की थी। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, वो भी इसी के दौरान हुई थी। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था ना, आपको पता होगा। नहीं पता? MIC गैस बोलते, MIC, MIC, मिक, मिक गैस का रिसाव हुआ था, और जॉन एंडरसन इसका मालिक था। जॉन एंडरसन, एंडरसन उस कंपनी का मालिक था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक, यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो मालिक था जॉन एंडरसन, वो भाग गया था यहां से अमेरिका, या पता नहीं कहां गया था, ध्यान नहीं आ रहा, है ना। तो उसमें मिक गैस का रिसाव हुआ था, मिक का रिसाव हुआ था, ये गैस थी। और मिक का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव इसमें हुआ था, ठीक है। दूसरी बात मेरे साथियों, इंदिरा गांधी जी की डेथ भी हो गई थी इसके अंदर 1984 में ही, है ना। आपको पता ही है, इनकी मृत्यु 1984 में हो गई थी। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान। तिथि जरूर याद रखना, 1985 से लगा करके 1990 तक, 1985 से लगा करके 1990 तक ये आपकी कौन सी थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, फूड प्रोडक्शन जो था, फूड प्रोडक्शन इसको बढ़ावा देना, फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, पहली बात। दूसरा, रोजगार को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना इसका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा, गरीबी को कम करना, यानी कि पुअर्टी को कम करना इसका ऑब्जेक्टिव था। क्या था? पुअर्टी को कम करना इसका ऑब्जेक्टिव था, पुअर्टी को कम करना है। अच्छा, पुअर्टी को कम करना इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। पुअर्टी को कम करना क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है प्यारे भाई, बढ़े आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टारगेट कितना रखा था हमने, लक्ष्य कितना रखा था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5% का लक्ष्य रखा गया था कि हम जीडीपी का 5% प्राप्त करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर अगली बात, इसमें हमने कितनी ग्रोथ रेट हासिल करी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो हमने ग्रोथ रेट हासिल करी थी वो 6% की करी थी। टारगेट तो हमारा 5% ही था, हाँ, ग्रोथ हमारी कितनी थी? 6% की थी, 6% की हमारी ग्रोथ थी, 6% की हमारी इसमें ग्रोथ थी। ठीक है, 6% हमने इसमें ग्रोथ किया था। आजा, 6% की हमने इसमें क्या करी थी? ग्रोथ करी थी। अच्छा, इसके अंदर याद रखना मेरे दोस्त, सेबी को स्टैब्लिश भी किया था, सेबी को 1988 में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से आप इसे जानते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। इसकी स्थापना की थी। ये कैपिटल मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है, हमारे देश के अंदर। फिर एनएचबी की स्थापना हमने इसमें की थी, एनएचबी, और ये दोनों ही जरूरी है। एनएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना भी हमने 1988 में ही की थी। एक आवास योजना गांव में चलती है जिसका नाम है इंदिरा आवास योजना। मेरे गांव में उसको इंदिरावास, इंदिरावास बोलते हैं, है ना? तो याद रखना है, इंदिरा आवास योजना के नाम से आप इसे जानते हैं। इंदिरा आवास योजना अंग्रेजी में भी यही कहते हैं। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में, जिसे अब किस नाम से जानते हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। सरकार ने सोचा कि यार क्यों हम इंदिरा जी का नाम आगे बढ़ाएं, है ना? हम तो हमारे नाम से कर देते, तो इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। ठीक है, ओके, चलिए। फिर जवाहर रोजगार योजना, इसको अंग्रेजी में भी यही नाम बोलते हैं, जवाहर रोजगार योजना। इसकी शुरुआत भी 1989 में ही की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम 7वीं के बाद में अगली पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए। हमने एनुअल प्लान बनाया 2 सालों के लिए, 1990 से लगा करके 92 तक। ठीक है, एनुअल प्लान बोलते हैं आप इसे। क्यों हमने अपनाया, इसके पीछे क्या कारण था? इसलिए हमने अगली पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई क्योंकि देश के अंदर आर्थिक संकट आ गया था। क्या आ गया था? आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट बोलते हैं, आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पास में आ गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को हम संचालित नहीं कर सके थे, इसलिए हमने एनुअल प्लान को अपनाया था। इस वार्षिक योजना के दौरान हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, को अपनाया था। नई आर्थिक नीति 1991 को हमने इसी में अपनाया था। तो सवाल पूछा जाता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को कब अपनाया गया था? तो 24 जुलाई 1991 को अपनाया गया था। 24 जुलाई 1991 को हमने इसमें अपनाया था, है ना? इसी को एलपीजी नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है। वही लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम इसे एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आप इसे कहते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। अर्थव्यवस्था की समस्या निपटने हेतु इसमें एलपीजी नीति को भी अपनाया था।
अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं उदारीकरण, 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 उदारीकरण आप इसे बोलते हैं, है ना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में हल्का फुल्का। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। और जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, इसे भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है, तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं, ये हमने अपनाया था, ठीक है। ओके, आई बात समझ में, चला जा। वैश्वीकरण आप इसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं आप इसे, वैश्वीकरण के नाम से आप इसे जानते हैं। चलो हेलो कर लो, हाँ इधर इधर इधर, इधर हेलो करो, इधर इधर, अरे इधर थोड़ी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिर तू बाद में पढ़ाना, उधर हेलो कर लो भाई बहनों से, इधर हेलो करो, हेलो, हेलो, चलो हेलो करो, उधर उधर सामने, सामने बोलो हेलो, बोलो बोलो हेलो, हेलो, बहुत देर का चिल्ला रहा था ना, बोलो हेलो, बोलती बंद क्यों, हेलो बोल दो, कि हेलो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बोलो हेलो, हाँ ये तो मेरे को पहनने दे, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, हेलो, 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 हाँ 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 हाँ, हाँ, है ना, चलो राधे राधे कर लो, राधे राधे, राधे राधे, हैं, बोले पढ़ो, पढ़ो, है ना, बोले पढ़ो, ठीक है, बोलो पढ़ो, चलो 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 जाओ। चलिए आगे देखते हैं, एलपीजी का मतलब मैंने आपको बता दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। अगली बात, फिर हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लगा करके 1997 तक है, 1992 से लगा करके 1997 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें टारगेट कितना है, 5.6% का टारगेट हमने बनाया था, 5.6% का टारगेट हमने इसमें बनाया था। हमने इसमें कितना प्राप्त किया था, तो याद रखना है हमने इसमें 6% जो है वो ग्रोथ हासिल की थी, ये भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कई सारे नामों से जानते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। इसे हम आधारभूत संरचना भी बोल देते हैं, आधारभूत संरचना, है ना, आधारभूत संरचना, या इसे अवसंरचना भी बोल देते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में एक ही नाम है इसके लिए, और वो क्या है, इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रा बोल देते हैं, इंफ्रा। आधारभूत संरचना का मतलब क्या होता है, जो देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है, उसे इंफ्रा के नाम से जानते हैं। मुझे एक बात बताओ, देश का विकास करने के लिए सड़क है, देश का विकास अच्छा हो इसके लिए भवन अच्छे होने चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ पानी पीने लायक होना चाहिए, ठीक है, सड़क पार्क होना चाहिए बेहतरीन से, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांध होना चाहिए, है ना, और रोड रोड अच्छे होना चाहिए, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, अगर ये अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, तो हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो हमारी सरकार का उस समय पर यह टारगेट था कि हम सड़क बनाएं, भवन बनाएं, पानी की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें, ठीक है, पार्क बनाएं, बांध बनाएं, इन सबका विकास करें, ठीक है। इसके अलावा मानव संसाधन, मानव संसाधन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। देखो मैं भी एक मानव हूं, और मानव का मतलब होता है ह्यूमन, तो मानव संसाधन विकास पर बल देना। अब मानव संसाधन विकास पर बल देना कैसे हो सकता है,
जैसे अभी मेरा बच्चा था, इस बच्चे को मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल में डालूंगा, इसको अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, इसके लिए इंश्योरेंस करवा लूंगा ताकि ये कभी बीमार हो तो मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसे ट्रेनिंग दूंगा, एजुकेशन अच्छी दूंगा, इसे सुविधाओं का लाभ दूंगा। इसका मतलब है कि मैं मानव पूंजी का क्या कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं। तो मानव संसाधन विकास का मतलब है कि सरकार उन लोगों को स्किल प्रदान करे, मानव को स्किल प्रदान करे ताकि वो बेहतर से बेहतर चीजें भविष्य में कर पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास पर बल देना। इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, सरकारी स्कूलों में आज भी मध्याह्न भोजन मिलता है, दोपहर 1 बजे खाना मिलता है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। उस स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी, 1995 को। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखना है 1995 को की गई थी। कब की गई थी, 1995 को की गई थी, 1995 को की गई, 1995 को की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो इस पंचवर्षीय योजना में 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष, नेशनल वुमेन फंड की स्थापना भी हमने इसमें की थी। क्या की थी, नेशनल वुमेन फंड, नेशनल वुमेन फंड, नेशनल वुमेन फंड की स्थापना हमने इसमें की थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हमने इसमें की थी, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 1993 में ही हमने क्या किया था, तो प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने की थी। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हमने 1993 में ही की थी। ठीक है, अगला 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी समय तिथि जरूर याद रखना, 1997 से 2002 तक। ये जो 5 ईयर प्लान था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें जो टारगेट था वो 6.5% का था, 6.5% का टारगेट हमने इसमें रखा था। इसमें जो एक्चुअल जो प्राप्ति थी वो कितनी हुई थी, तो 5.7% हमने इसकी प्राप्ति की थी। किसकी प्राप्ति की थी, तो 5.7% की प्राप्ति हमने इसमें की थी। मार्च 1998 में केसीसी, केसीसी बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को, इसकी शुरुआत हमने इसमें की थी, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड में आज किसान भाइयों को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। कितना, 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर को हमने रेगुलेट करने के लिए इरडा नामक संस्था की स्थापना भी इसी में की थी। इरडा बोलो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 8.5, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करती है। जैसे मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इरडा की स्थापना की गई थी सन 2002 में, सॉरी सन 2000 में। फिर इसके अलावा 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, है ना, सन 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, सन 2000 में आया था, ये भी याद रखना है। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में, इसकी भी शुरुआत की थी, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में सेम है। सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत हर एक बच्चा पढ़ेगा, इसकी शुरुआत सन 2001 में की गई थी, यह भी आपको याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगली बात है 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो आइए जरा 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो तिथि है वो 2002 से लगा करके 2007 तक की है। इसमें हमने 8% का लक्ष्य रखा था, टारगेट कितना था, 8% का था। हमने प्राप्ति कितनी करी थी, 7.6% की करी थी। और इसमें भी आर्थिक समृद्धि को प्रायोरिटी हमने दी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने प्रायोरिटी इसके अंतर्गत दी थी। सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005 में हमने लाया थे हम लोग, जिसमें हर एक व्यक्ति को पब्लिक जानकारी मिलनी चाहिए, सरकार उसे देगी। नरेगा कार्यक्रम
2005 में शुरू किया गया था, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, विकसित भारत जी राम जी इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, गरीबी को 50% तक लेकर आना, ये इसमें टारगेट था। 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना इसका ऑब्जेक्टिव था। वर्ष 2007 तक शिक्षा एवं मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल, यानी कि जो जेंडर इक्विलिटी है या जेंडर गैप है, उसको कम करना। ठीक है, 2007 तक की हम जेंडर गैप को कम कर देंगे। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, समय हो चुका है ना। सोनवीर भैया की कक्षा है। बाकी मैं आखिरी क्लास जो आपकी जो कल की क्लास होगी, कल नहीं परसों आपकी क्लास होगी, अब परसों की जो क्लास होगी सोमवार को, उसमें मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम बातें थी आज की इस कक्षा को लेकर के। तो अब शेष वार्ता आपसे करेंगे हम सोमवार को, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, चलिए, नमस्ते।